नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर और ये खास पेशकश एपीएन चैनल के लिए हम लाइव प्रेजेंट कर रहे हैं शारजा के मार्बेला रिजॉर्ट से। हमारे साथ दो बड़े नाम जुड़ गए हैं यूएई क्रिकेट में जिन्होंने बहुत योगदान दिया है। मिस्टर शहजाद अल्ताफ जो 1996 के वर्ल्ड कप प्लेयर एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। दूसरी जगह पे हमारे साथ चारवी भट्ट जो फॉर्मर यूएई की क्रिकेटर और कप्तान रह चुकी हैं, आजकल ये अपना हाथ आजमा रही हैं ब्रॉडकास्टिंग और को रेडियो कमेंट्री देके। बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। सर, आपसे पहला सवाल ये है जिसका जवाब ख़त्म है, मैच तो पहले दिन ही पता चल गया था, बट अगर हम एक थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, ये मैच एक्चुअली बांग्लादेश के लिए कब ख़त्म हुआ? बांग्लादेश के लिए तो अगर आप देखा जाए ना, अगर इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करती जी तो मैच मैंने लगता था दूसरे दिन ही खत्म हो जाता था और आज चौथे दिन हमें बैठने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने पहले बैटिंग की फिर दोबारा बैटिंग की। मेरे हिसाब से इंडिया को और बैटिंग करनी चाहिए ताकि थोड़ा प्रैक्टिस करते। 5 दिन का मैच था, उसको आगे लेके जाते, कुछ रिकॉर्ड बनाते। केएल राहुल 22 पे अच्छी बैटिंग करते थे जो पहले फॉर्म में नहीं थे, तो उनको चांस देना चाहिए ताकि वो अपनी फॉर्म में दोबारा आ जाते और स्कोर करते 50 या 100 करते। लेकिन जो भी इंडिया की बॉलिंग ने काफ़ी अच्छा कमाल किया जाए। अश्विन ने जो 4th डे था, अश्विन को खेलना इतना इजी नहीं था, वो इतना अच्छा बॉलर है। चारवी, आपने तो पहले दिन ही तय कर लिया था कि 3 दिन में ये मैच ख़त्म है। क्या आपको अश्विन की फिरकी पे ज़्यादा विश्वास था या बुमराह की टो क्रशिंग यॉर्कर्स पे? दोनों पे बॉलिंग यूनिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हमने ये भी देखा था कि रन्स जितने भी बने वो प्रेशर बांग्लादेश पे ज़रूर रहेगा कि उनको रन्स बनाना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाएगा। और ये बात हमने ये भी की थी कि जो सुबह का 1 घंटा 1-1.5 घंटे का जो टाइम है, वहाँ पर बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी जो है खेलने की, क्योंकि सरफेस से और वेदर से भी हेल्प मिलती है। और जैसे कि आज सुबह हमने देखा ओवरकास्ट कंडीशंस भी थे, बादल भी थे और हल्की सी जो हवा है वो भी थी, ह्यूमिडिटी थी। वो तो हमको पता ही है कि चेपॉक की वेदर जिस हिसाब से होती है, बट फिर भी वो जो असिस्टेंस जो है जो बॉलर्स को मिल रही थी वो बांग्लादेश को मेंटली अगर मैं बोलूँगी कि उनको शायद ऐसा लंबा खेलने का वो मौका, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी है इंडिया की कि अच्छे जो है वो शायद थोड़ा से नर्वस हो जाते हैं वहाँ पर खड़े रहने के। सर, 4 बेहतरीन आला अटैकिंग बॉलर्स होने बड़े ज़रूरी हैं किसी को भी अगर नंबर 1 पे आना है। आपको लगता है 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ वर्ल्ड क्लास इंडिया उस मकाम पे पहुंच गई? जी बिल्कुल, इंडिया पहुंच गई है उसके मकाम में। जैसे आप बुमराह देख लें और सिराज देख लें जो काफ़ी देर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद शमी नहीं है इस मैच में, उनको भी पता नहीं उन्होंने रिटायरमेंट ली या हिस्सा नहीं बने। लेकिन अगर टीम बाहर जाती है इंग्लैंड वगैरह तो ये 3 फास्ट बॉलर के साथ ही वो टीम खेलेगी और 2 स्पिनर्स। मेरा ख्याल 2 स्पिनर्स टीम के लिए काफ़ी होते हैं। जो अगर अच्छे स्पिनर्स हैं तो तीसरे की ज़रूरत नहीं, तीसरा ऑलराउंडर। तो आपको लगता है हमारे पास मुकम्मल 4 बॉलर्स वर्ल्ड क्लास टॉप 10 वाले हैं? जी बिल्कुल हैं। आप देख उनका रिकॉर्ड देख लें तो 4 बॉलर्स हैं। बुमराह है, अश्विन है, जडेजा है, सिराज है, बड़े अच्छे बॉलर हैं जो बहुत देर से अच्छे विकेट्स भी ले रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बात करें अश्विन की, हमने जडेजा के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है कि रविचंद्रन अश्विन थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट अगर स्टैट्स देखें तो आज उन्होंने शेन वॉर्न के साथ कंप्लीट कर लिया। मुरलीधरन ने मोस्ट फाइवर्स लिए हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, जिसमें 67 फाइवर्स हैं, वहाँ से 37 अश्विन के हैं, 37 ही शेन वॉर्न के। आपको लगता है अश्विन स्लाइटली एंड साइलेंटली बाहर अपनी बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं? जी बैटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें आप पीछे जितने भी मैच देख लें, अगर उसने 100 नहीं मारा या 50s नहीं मारे, 30, 20 और 100 भी पहले मार चुके हैं। और
बैटिंग तो उनकी एक जो है ना, एक तो बोनस है इंडिया के लिए जब भी वो स्कोर करेंगे। और इस वक्त में स्कोर करना, जब इंडिया के 6 विकेट्स गिरने, एक बहुत बड़ी बात है एक बॉलर्स के लिए आके 100 रन बनाना। सर चौथी इनिंग्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नंबर 3 पे एक ऐसे बॉलर है जिनको आपने भी छक्के मारे और आउट भी हुए, बिशन सिंह बेदी। नंबर 2 पे है अनिल कुंबले 94 विकेट से, बट अश्विन ने 99 विकेट्स लेके एक बहुत लंबी लीड ले ली है इन दोनों ग्रेट बॉलर्स के। जी बेदी, अगर आप बेदी के साथ इनका कंपेयर करेंगे, मेरे ख्याल बेदी साहब बहुत ऊपर थे, उनको वो एक लेजेंड थे और उनका मेरा ख्याल कोई मुकाबला नहीं है स्पिन में। करेक्ट, बट उन्होंने 60 विकेट लिए और रविचंद्रन अश्विन ने चौथी इनिंग में 99 विकेट लेके टॉप ऑफ द लाइन है इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, अभी आप देखें ना, आप जो टेस्ट मैच हो रहे हैं, पहले जाके साल में 2 टेस्ट मैच होते थे, 2 बार टीम्स खेलती थी, और आजकल आप साल के अंदर कितने टेस्ट खेलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की। बर्नआउट होता है, वेयर एंड टेयर होता है, या ज़्यादा स्किल्स आप जल्दी लर्न करते हैं अगर आप इतने टेस्ट मैच खेलते हैं तो? सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। स्किल्स तो आपके पास होते ही हैं, टैलेंट होता है आपके पास, और एक्सपीरियंस भी मिलता है। अलग अलग विकेट कैसे घूमती है, क्या होता है, कितना वेयर एंड टेयर विकेट पे भी होता है, वो भी सीखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से स्पिनर जो होता है वो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है मीडियम पेसर से ज़्यादा, क्योंकि वो विकेट के और भी करीब होता है, वो क्योंकि वो पेस थोड़ी सी कम भी होती है, तो उसको ऑब्जर्व करने का टाइम भी उनको ज़्यादा मिलता है। और स्पिनर का काम एक आर्ट है। करेक्ट, सारी आसान नहीं है। हर बॉलर को, आप किसी को भी मीडियम पेसर ज़रूर बना लो, लेकिन स्पिनर बनना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और रवि अश्विन की अगर हम बात करें तो रवि अश्विन एक खास फाइंड है इंडिया के लिए, और हम वो जिस एज पे है, हम चाहते हैं कि वो और भी लंबा खेले इंडिया के लिए, क्योंकि वो उतना ही फ़ायदेमंद टीम के लिए होगा। सर 101 टेस्ट मैच खेल के रविचंद्रन अश्विन वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स बने हिंदुस्तान के। मुरलीधरन 133 टेस्ट खेले अपने जीवन में। आपको लगता है अश्विन वहाँ तक पहुँच जाएंगे 133-40 के आसपास, या मुश्किल है? मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मुरलीधरन का सफ़र था बहुत एक लंबा था, और इनका जो देखा जाए अश्विन का कुछ किसी जगह पे ड्रॉप भी हुए हैं, खेले भी हैं, कंटिन्यूस नहीं रहे। लेकिन अश्विन भी अगर चाहे तो उसी पाई का बॉलर ही है, मुरलीधरन का पाई का। और अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें मैचेस में, तो उन्होंने बहुत विकेट्स लिए हैं अच्छे अच्छे टीम्स के खिलाफ। आप जब एनालाइज करती हैं बॉलर को 1, 2, 3 या 4 के ऊपर, आप उनकी कंसिस्टेंसी देखती हैं, उनकी लॉन्जिटिविटी देखती हैं, या आप देखते हो कि उन्होंने कितनी विकेट्स ली हैं इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर? वो सारा एक पैकेज होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जी। लॉन्गेविटी भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कोई भी बॉलर जो है वो इनकंसिस्टेंटली बॉलिंग करे, क्योंकि वो ज़्यादा बैट्समैन को लूप होल्स देता है कि वो बॉलर पर डोमिनेट हो पाए। तो अगर बॉलर कंसिस्टेंट है तो बॉलर को कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस गेन भी ज़्यादा होगा, और वो उतना ही डोमिनेट बैटर को कर पाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वही चीज़ जो है वो हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख पाएंगे। हम सबसे लंबी फॉर्मेट की बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, तो लॉन्गेविटी तो ज़रूर है कि ये जो प्लेयर है वो कितना लंबा खेल सकता है। हमने कुछ दिन पहले ये भी बोला था कि अगर आपके पास फिटनेस है और आपकी विजन अगर सही है, तो आप जितना मर्जी चाहो आप हम खेल सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाती है। तो जब भी एक बॉलर को एनालाइज करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि क्या वो लंबे रेस का घोड़ा है, पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, क्या उसका मेंटल टेम्परमेंट और स्ट्रेंथ उतना है कि वो लंबा खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि वो विकेट्स की जो एवरेज है वो कितनी है। आप बहुत प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, बहुत बॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो लाइन और लेंथ को मेंटेन करके वो रन्स रिस्ट्रिक्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं, शायद उनको विकेट इतनी नहीं मिल पाती, लेकिन गेम को फंसाना उनको आता है। तो ऐसे बॉलर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं टीम के लिए। वेल, इम्पॉर्टेंट तो प्लेयर्स होते ही हैं, बॉलर्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश की तरफ बहुत ही सख्त रहा है और बहुत ही अच्छा रहा है, फेवरेबल। पर बांग्लादेश सर इस सीरीज़ में आई है एज थोड़ी सी बेटर वर्जन ऑफ बांग्लादेश जो पास थी। आपको लगता है ये फ्लैश इन द पैन था, या उनका बैड 2-3 सेशन में उसकी वजह से मैच हारे हैं?
नहीं, बांग्लादेश की टीम में थोड़ा सा काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो आई है। अगर आप देखा जाए जो इनके जो कोच हैं हथुरे सिंह से बहुत अच्छे कोच हैं और उन्होंने काफ़ी बांग्लादेश की टीम को हेल्प किया है उसको ऊपर लाने के लिए और काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश टीम जो जब से हथुरे सिंह के आए हैं काफ़ी अच्छा खेल रही है। लेकिन उन पर फ़र्क तो बहुत काफ़ी आया उनके अंदर। अगर आप देखा जाए पिछले सालों से जो उनकी परफॉर्मेंस थी अभी बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं, बट आपको लगता है शंटो के अलावा, जिनके कप्तान है उनके अलावा बांग्लादेश की बैटिंग बॉलिंग दोनों ने निराश किया? बिल्कुल, इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने बिल्कुल ही जैसे पाकिस्तान से जीत कर आए तो ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं देनी चाहिए थी। अगर मैच हारते भी तो थोड़ा सा क्लोज आना चाहिए था। 400 सेकंड इनिंग में ऐसे 350-400 रन तो उनको करने चाहिए थे। लेकिन उनके पास जो बैट्समैन है वो ज़्यादा मुझे वनडे के बैट्समैन लग रहे थे। वो जैसे आज जो क्रिकेट खेल रहे थे 6 मारने जा रहे थे। इस आपके पास 2 दिन पड़े हुए हैं, आपको 6 मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल, क्या हैज़ दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड? अगर आपको लगता है जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट अब खेली जा रही है, जिसमें एक दौर वो था जिसमें वेल लेफ्ट पे भी तालियां बजती थी कि आप बॉल को जाने दो तो लोग बोलते थे वाह क्या वेल लेफ्ट था, लेफ्ट नहीं था। अब उसको डॉट बॉल और एक तरह से क्वेश्चन मार्क देखा जाता है क्योंकि स्ट्राइक रेट का ज़माना आ गया। स्ट्राइक रेट का ज़माना ज़रूर आया है, साथ साथ में एक चीज़ ये भी है कि पहले टेस्ट मैचेस ज़्यादा खेले जाते थे। आज के दौर में टेस्ट मैचेस उतने कंपैरेटिवली दूसरे फॉर्मेट से उतने नहीं खेले जाते पूरे साल, पूरे क्रिकेटिंग कैलेंडर में। अब कोई भी कंट्री ले लो, इतनी टेस्ट वो नहीं खेलती जितनी वो T20 या वनडे खेलते हैं। Correct. तो वो जो एक फ़र्क आया है वो उस वजह से शायद वो एक फ़र्क आया है। दूसरी चीज़ ये कि टेस्ट क्रिकेट में वेल लेफ्ट के लिए वो इसलिए नहीं भी जाते हैं क्योंकि अब रन्स बनाने की एक जो रश बोलते हैं या जल्दी होती है वो हो गई है सारे प्लेयर्स में। और क्योंकि टेस्ट मैचेस अब पूरे 5 दिन तो चलते नहीं हैं, सारे टेस्ट मैचेस इस मोटिव से खेले जाते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। पहले के कितने टेस्ट मैचेस होते हैं जो ड्रॉ पे ख़त्म हो जाते थे, 5th डे के एंड लास्ट सेशन तक जाते थे और वो भी इंटरेस्टिंग रहता था, वो गेम को स्ट्रेच करते थे। आजकल गेम को स्ट्रेच नहीं करना क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शायद एक रीज़न हो सकता है कि आपको पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि ड्रॉ में होता है कि पॉइंट्स फिर डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप जीत जाते हो, मार्जिन से जीत जाते हो, तो आपको उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपको वो फाइनल खेलना है। तो थोड़ा सा वो जो एक कंपेटिटिव एलिमेंट जो आ गया है टेस्ट क्रिकेट में, शायद उस चीज़ की वजह से जो है वो रन्स बनाने की एक जल्दी और विकेट्स लेने की एक जल्दी है कि हम मैच कम से कम दिन में खत्म कर पाए। सर, आप वो मिस करते हैं वो दौर जिसमें रेस्ट डे भी होता था और फॉलो ऑन भी हुआ जाता था और लास्ट के 20 ओवर एक्स्ट्रा 1 घंटा ऐड करते थे, वो भी होता था? क्या आप वो मिस करते हैं टेस्ट क्रिकेट? वो बहुत अच्छा था उनके जो लास्ट के 20 ओवर थे। अगर आप देखा जाए बहुत पहले तो पाकिस्तान एक मैच जीता था इंडिया के खिलाफ जी, कराची के अंदर। वो 20 ओवर के अंदर ही मैच जीता था। कुछ उन्होंने उस ओवर 150-160 रन करने थे जी, जो उन्होंने 20 ओवर के अंदर चेस कर लिए थे। उसमें मेरा कपिल देव का वो फर्स्ट 1979 सीरीज थी बेदी साहब के अंडर। तो ये जो रेस्ट डे है, ये 5 डेज बहुत लॉन्ग गेम होती है। इसमें एक दिन का रेस्ट डे होना ही चाहिए, 6 डेज का गेम होना चाहिए। और जो लास्ट के जो 20 ओवर का अगर फैसला होता है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि वो देना चाहिए हर टीम को। आज T20 के दौर में एक्स्ट्रा 20 ओवर्स देना मतलब एक और मैच को क्रिएट करना है, वो भी दौर में मज़े आते थे। इस बार अगर आप देखेंगे कि सर ये जो WTC की जो साइकिल है, इससे हमारे बैटर्स को, हमारे प्लेयर्स को और फैंस को कुछ फ़र्क पड़ा है, उनको फ़ायदे में आए? हाँ जी बिल्कुल। प्लेयर्स को क्या, टीम्स को भी होता है कि हमने फाइनल्स खेलना है तो साल में एक ही बार होता है और अपने आप को 1 और 2 पोजीशन में रखना है। ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखें जो टीम मार्च 8 के बाद है वो बाहर हो जाती है। जैसे श्रीलंका की टीम अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलना उन्होंने वनडे भी, उसमें बाहर है। तो इसी तरह जो टेस्ट के मैच भी हैं, इसको आपको मेंटेन करने के लिए अच्छा परफॉर्म करना है और तभी आपका एक फ़ायदा है ताकि आप फाइनल खेल सकें। सर, ये दौर ऐसा आ गया है जिसके अंदर हर टीमें को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप क्रिकेट से बाहर हो गई है, जो पहले 3 टाइम की चैंपियन रह चुकी है। श्रीलंका कुछ वर्जन्स में एकदम नीचे मार्जिनलाइज्ड हो गई है, पाकिस्तान हो गई है, और ये तीनों वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं। आपको लगता है कि नेपाल, USA के आने से एक क्रिकेट को ग्रोथ मिलेगी और एक पुश मिलेगा सबको कि आपको हर दफ़े एकदम अपने आप को टॉप परफॉर्म करना है? जी बिल्कुल। अभी जो जैसे एसोसिएट टीम्स भी हैं,
ये बहुत मैच खेल रही है। आप देखा जाए तो उनके भी, जब हम लोग खेलते थे साल के अंदर में 1-2 सीरीज़ होती थी जो कि होती, तभी मैं देख रहा हूँ हर तीसरे महीने दूसरे महीने कोई ना कोई टीम आ रही है, ये लोग जा रहे हैं। और इवन जो टेस्ट नेशन है ये भी आके एसोसिएट के साथ खेल रही है और उनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका जो लास्ट जो होता है, इनको जो एसोसिएट्स जो टीम है, जैसे 4 टीम ले रहे हैं, 8 टीम ले रहे हैं, मेरे हिसाब से कम टीम लेनी चाहिए ताकि जो एटलीस्ट वर्ल्ड कप होता है उसमें थोड़ा कुछ मज़ा रहे। वेल, इन चीज़ों के साथ साथ अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले टेस्ट मैच के ऊपर, जो सेकंड टेस्ट मैच कानपुर में खेला जाएगा। स्क्वाड तो सेम ही है, बट प्लेइंग 11 आपको लगता है सेम रहेगा या अब केएल राहुल को एक और थोड़ा मौका देना चाहिए? लगता है सेम ही रहेगा, केएल राहुल को मौका देना चाहिए। अगर एक आदमी 22 में नेटवर्क में बाहर आता है तो वो टीम से आउट नहीं होता है एज द क्रिकेट, और उसको खेलना चाहिए। ये हमारे फैंस के लिए है कि ये एक बहुत ही इंटेंस डिस्कशन है जिसमें क्लियरली केएल राहुल का सपोर्ट है और केएल राहुल का ओपोजिशन साथ बैठे हैं और फैन सवाल पूछ रहे हैं कि 50 टेस्ट में 34 की एवरेज में जो सबसे नीचे रही है एज अ स्पेशलाइज्ड बैटर, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सरफराज खान की फैमिली को बताने के लिए कि कितना डिफ़िकल्ट और वेट करें और चांस दें। आपको नहीं लगता ये सरफराज के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मौका है दोबारा? स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर्स डिफ़िकल्टी के अलावा तो बनते नहीं हैं, सारे डिफ़िकल्टी के साथ ही बनते हैं। वो एक आसान चीज़ तो नहीं है, इट्स एन अपहिल टास्क। तो सरफराज ज़रूर उनके मन में होगा कि मुझे एक मौका मिला जाए इस वाले सीरीज़ में, नहीं तो आगे भी ऊपर वाले की दया होगी तो उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। रही बात केएल राहुल की, तो वो मेरे हिसाब से क्योंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी टीम्स जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशंस को चेंज नहीं करना चाहती, और क्योंकि ये सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं तो शायद हम बहुत बड़ा चेंज ना देखें और इंडिया के लिए प्लेइंग 11 सेम रहेगा। प्लेइंग 11 सेम रहेगा, ये ऐसा हमारा एक्सपर्ट्स का मानना है। सरफराज खान के फैंस के लिए थोड़ी सी निराशा है, बट वो ये निराशा काफ़ी सालों से देख रहे हैं और उनके अब छोटे भाई भी देखेंगे जिन्होंने एक बहुत बड़ा शतक डोमेस्टिक मैच में किया है। ऋषभ पंत के बारे में कहें, थोड़ा सा बात उसके लिए भी की जा सकती है क्योंकि बैट्समैन्स के लिए करते हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी, जिन्होंने विकेट लिए उनके लिए, बट ऋषभ पंत एक स्पेशल प्लेयर है, एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन से वापस आया 600 दिन के बाद। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, 600 दिन के बाद जो वापस आया, अगर आप उसकी एक इनिंग्स देखें जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जहाँ के मेरा ख्याल वो एक नामुमकिन को उसने मुमकिन बनाया था। अभी भी जब से वो आया है, वो इतना हार्ड वर्क प्लेयर है, जब भी वो आता है खेलने में, किसी भी पोजीशन में आए, कैसा भी मैच चल रहा हो, वो आके वैसे खेलता है जैसे उसके लिए कोई उसके ऊपर कोई बोझ ही नहीं है, और बिल्कुल क्लियर खेलता है। अभी भी देखें आप, लास्ट मैच में अगर उसने मेरा ख्याल 100 स्ट्राइक रेट से उसने 100 किया है, ठीक है। उसके जैसा प्लेयर मेरा ख्याल जो इस नंबर पे खेलता है शायद ही कोई मिल पाए विकेट कीपर के हिसाब से। जो टेस्ट मैच में ऐसा खेले वो काफ़ी डिफ़िकल्ट से आपको मिलता है, कोई ऐसा नाम जहन में आता हो जिसने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इजी बनाना बड़ा वो किया है? गेम ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम हमारे पास हमारे साथ हैं, जो पूरा देश जो है उनसे प्यार करता है, आज भी लगा हुआ है। वो ग्राउंड पे उतर जाए तो पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा वहाँ पर उनको देखने के लिए। महेंद्र सिंह धोनी, उनसे बेहतर तो शायद कोई ऐसा क्रिकेटर सालों में नहीं बन पाएगा जो मुश्किल सिचुएशन में से मैच को निकाल के अपने फेवर में करना, वो बाय फार शायद उससे बेहतर आज तक किसी ने नहीं कर पाया। ऋषभ पंत अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत, जो जिस तरीके से उन्होंने खेला है, जिस तरीके का उन्होंने कमबैक किया है। आज भी जब भी वो ग्राउंड पे होते हैं, उनके टीममेट्स जब उनको देखते हैं तो उनको थोड़ा सा एक लग जाता है, धक्का लग जाता है कि या ये इस बंदे ने क्या करके दिखाया है, ये क्या किस तरीके का है। उसका जो एक जर्नी रही है पिछले कुछ 1-1.5 साल की, वो उसकी जो जर्नी है वो मोटिवेशनल है। वो बहुत सारे आने वाले क्रिकेटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को एक सीख मिलेगी कि आप गिव अप मत कीजिए, आप कम बैक कर सकते हो। सर, जब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, शारजा की, हमारे ओर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और स्टेडियम है जिसमें आपने इतना खेला है, खिदमत की है, शारजा का क्रिकेट ग्राउंड, जिसने 250 मैचेस ओडीआई को किया। उसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हो रही है,
वो है कि अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका को, जो नंबर 3 टीम है किसी भी रैंकिंग्स पे देखें, उनको बिल्कुल एसोसिएट मेंबर्स बना दिया अफ़गानिस्तान ने। आपको लगता है ये नई टीमों का रिसर्जेंस हो रहा है? जी बिल्कुल। जो अफगानिस्तान की टीम अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर जो उनकी बॉलिंग है स्पेशली, उनके पास बैट्समैन तो हैं ही, इतने अच्छे हैं बैट्समैन, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है उसकी बॉलिंग से वो लोग पूरी मैच जीत रहे हैं। हर टीम को वो मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल एसोसिएट्स मेंबर्स अगर किसी टीम को सबसे ज़्यादा अगर आप बोले ना किसी ने परफॉर्म कर रही तो वो अफगानिस्तान की टीम है। एब्सोल्युटली, उनका रिकॉर्ड भी बड़ा काबिल तारीफ़ है। अफ़गानिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को बीट किया था, पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, श्रीलंका को भी, और नंबर 6 रहे थे वर्ल्ड कप टेबल की टीम पे, और T20 में भी इन्होंने बड़ा काम कारनामा किया था, और साउथ अफ्रीका को न्यूट्रल वेन्यू पे डिफीट करना एक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता ये कुछ अफ़गानिस्तान तो बड़ी खेल ही रही है कि साउथ अफ्रीका भी उसके बनस्पत बहुत ही गलत खेल रही है या टेक्निकली रॉन्ग खेल रही है? जी बिल्कुल। जैसे साउथ अफ्रीका उनसे 2 मैच हारी गई, ऐसा लगता था जैसे साउथ अफ्रीका की टीम एसोसिएट मेंबर्स की टीम है अगेंस्ट एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रही है। एटलीस्ट उनको जैसे वो हार रहे हैं वो तो ऐसे हार रहे हैं कि जैसे एक बिल्कुल टीम जो नई अभी वनडे खेलने आई है। सर, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स में ऐसा क्या है, क्योंकि आपकी एकेडमी में भी वो आके डेरा में प्रैक्टिस करते हैं, आपको ऐसा लगता क्या है कि उनमें ऐसा क्या जज्बा है कि हमने भी देखा, मैंने भी देखा कि 40, 42, 46 के टेम्परेचर में भी वो आके रुकते नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं और चले जाते हैं? जी बिल्कुल। उनका ना यही तो उनका हार्ड वर्क है। अगर आप कोई भी गेम ले लें दुनिया में, जैसे आप हार्ड वर्क करोगे वो आपको पे करता है। मैं बहुत टाइम देखता हूँ जाकर ये लोग 2 बजे 3 बजे 46, 40 टेम्परेचर्स के आगे वहाँ पे खेल रहे होते हैं। मैं बहुत बार ये नवीन उल हक जो इनके फास्ट बॉलर्स हैं वो आते हैं और बोलते हैं यार कोई हमें बैट्समैन दो ताकि हम उनको बॉलिंग कर सके, और ये लोग उसकी हार्ड वर्क की वजह से आहिस्ता से ये लोग बहुत ऊपर आ रहे हैं। मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में ये काफ़ी ऊपर आएंगे ये लोग। वेल, हमारा दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो जाएगा। उसके अंदर आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी? क्रिकेट प्रेडिक्टा हमारा स्पोर्ट्स शो का नाम है, आपकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी? उसमें मेरा ख्याल है अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करेगा, वो गलती नहीं करेगा कि बांग्लादेश को बैटिंग देगा, और लंबा स्कोर करके अगर बांग्लादेश टॉस जीतेगा तो वो भी बैटिंग ही करेंगे। कितने दिन में मैच खत्म होगा? अगर इंडिया बैटिंग करती है तो 3 दिन में होगा, अगर बांग्लादेश करती है तो 4 दिन जाएगी। आपकी प्रेडिक्टा क्या कहती है? सेम 11 और मैच कब तक खत्म होगा? मैच तीसरे चौथे दिन तक, और इंडिया बैटिंग ज़रूर करेगी पहले। वो टॉस चाहेंगे कि वो टॉस उनके फेवर में जाए, पर टॉस एक ऐसी चीज़ है जो सबके कंट्रोल में नहीं होती। बट अगर टॉस इंडिया के फेवर में जाता है, जैसे सर ने बताया, बैटिंग करेंगे, 600 मारेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंडिया ने उसी ग्राउंड पे 676 का जो था वो स्कोर था। और जब आपके स्कोर बोर्ड पर ऑलरेडी 600 रन के प्लस हो जाते हैं तो सामने वाला ऑलरेडी बहुत प्रेशर में आ जाता है। वेल, बात कर रहे हैं प्रेशर की, बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश सीरीज़ की। हमें नहीं लगता कि ये प्रेशर कुछ ज़्यादा इंडियंस लेंगे अपनी तरफ, बट हाँ देंगे भरपूर। हमारे साथ ये थी खास पेशकश, हमारे साथ थे शहजाद अल्ताफ़, यूएई के फॉर्मर प्लेयर, एंड चारवी भट्ट, यूएई की फॉर्मर कप्तान विमेंस टीम की। ये थी हमारी खास पेशकश। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।